नमस्कार। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। पॉसिबली इस पूरे रिवीजन लेक्चर को हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। तो आज हम पहला पार्ट पढ़ रहे होंगे और उसके बाद दूसरे पार्ट में ये पूरी यूनिट कवर हो जाएगी। जैसा कि क्रैश कोर्स है, इसलिए इसमें हम ख़ास तौर पर उन विषयों को ठीक से मतलब एक तरह से रिव्यू कर रहे होंगे जिनके एग्ज़ाम में आने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है और थोड़ा-सा मैथमेटिकल है, थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट भी हम कह सकते हैं ये, लेकिन स्कोरिंग भी है। तो अगर आप थोड़ा ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने आप को प्रेज़ेंट करना चाहते हैं एग्ज़ामिनेशन में, तो आपको इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को बहुत अच्छे से तैयार करना है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो शुरू होती है मैक्सवेल्स इक्वेशन। आपसे पूछा जाता है कि मैक्सवेल्स इक्वेशन लिखिए। मैक्सवेल्स इक्वेशन की इंटीग्रल फॉर्म लिखिए, मैक्सवेल्स इक्वेशन को डिफरेंशियल फॉर्म में लिखिए, फिर मैक्सवेल्स इक्वेशन को फ्री स्पेस में लिखिए, मैक्सवेल्स इक्वेशन को कंडक्टिंग मीडियम में लिखिए, मैक्सवेल्स इक्वेशन की सहायता से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी निकालिए, ये शो करिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं। ये सारे क्वेश्चंस हैं जो इस पे पूछे जाते हैं। आखिर में इस पे कुछ न्यूमेरिकल आते हैं, वो न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट को निकालने के ऊपर होते हैं, जिसमें कि कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस का भी एक कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। तो काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पर, छोटी-छोटी चीज़ें हैं और उनको हमें कवर करना है। चलिए, पहले हम मैक्सवेल्स इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं। जल्दी समझ लें मैक्सवेल्स इक्वेशन क्या है? असल में मैक्सवेल की 4 इक्वेशन हैं और ये 4 इक्वेशन हैं, ये मैक्सवेल ने सीधे नहीं डिस्कवर की थी, ये मैक्सवेल से पहले के जो मैथमेटिशियन, जो फिजिसिस्ट थे, उन लोगों ने डिस्कवर की थी। इसमें आपके कूलम भी है, इसमें एम्पियर भी है, इसमें द ग्रेट फैराडे भी है और इस तरह के बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अलग-अलग समय में इसमें अपना योगदान दिया था। मैक्सवेल ने क्या किया था? मैक्सवेल ने इन सारी इक्वेशन में एक तरह की इंटरलिंक देखा, इनके बीच में एक तरह का इंटर रिलेशन देखा, एक तरह का अंतर संबंध उन्होंने मैक्सवेल ने उसमें देखा और उस रिलेशन को देखने के बाद उसमें उन्होंने सिमेट्री को देखा और उस सिमेट्री को एस्टैब्लिश करने के दौरान उन्होंने कुछ करेक्शन किए। वो करेक्शन कहलाते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट के करेक्शन। उन करेक्शंस के बाद हमारी जो थ्योरी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, वो अपना रूप लेती है। तो मैक्सवेल ने भले ही ये चारों इक्वेशन डिस्कवर ना की हो सीधे पहली बार, लेकिन इनका एक एक बहुत ही वाजिब तरीके से इसका इस्तेमाल उन्होंने किया था और इसीलिए ये अलग-अलग 4 तरह की इक्वेशन होने के बावजूद भी आज हम इन चारों को कलेक्टिवली मैक्सवेल्स इक्वेशन कहते हैं। तो दिस इज़ समथिंग वेरी ग्रेट और मैक्सवेल निश्चित रूप से एक बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे हैं अपने समय के और चिरकालिक। चलिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मैक्सवेल्स इक्वेशन की। मैक्सवेल्स इक्वेशंस। तो 4 मैक्सवेल्स इक्वेशन है और मैक्सवेल्स इक्वेशन के 2 फॉर्म होते हैं। एक होता है इंटीग्रल फॉर्म, एक है मैक्सवेल्स इक्वेशन का इंटीग्रल फॉर्म। आपसे कई बार सवाल ऐसे पूछ लेते हैं कि मैक्सवेल्स इक्वेशन को इंटीग्रल फॉर्म में लिखिए और दूसरा होता है डिफरेंशियल फॉर्म, यानी मैक्सवेल्स इक्वेशन के डिफरेंशियल फॉर्म। दोनों ही फॉर्म हमारे पास हैं और डिफरेंशियल फॉर्म में हम कई बार इसको लोकल फॉर्म भी कहते हैं। हो सकता है किताबों में आपसे ये पूछ भी ले एग्जामिनेशन में कि राइट द मैक्सवेल्स इक्वेशन इन द लोकल फॉर्म या डिफरेंशियल फॉर्म। तो इंटीग्रल फॉर्म में क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि डिफरेंशियल फॉर्म में डिफरेंशिएशन का यूज होता है, वेक्टर कैलकुलस का यूज होता है, तो मैथमेटिकली वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। इंटीग्रल फॉर्म जो होता है वो थोड़ा हिस्टोरिकली वो वैसी इक्वेशंस बनाई गई थी। तो ओरिजिनली जब इक्वेशन थी, चाहे वो गॉस लॉ हो, चाहे वो एम्पियर लॉ हो, फैराडे लॉ हो, हिस्टोरिकली वो इंटीग्रल फॉर्म में थी। बाद में आगे जा करके वेक्टर कैलकुलस के फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके उनकी डिफरेंशियल फॉर्म बनाई गई थी। तो इसीलिए हमको दोनों पढ़नी पड़ती है, इंटीग्रल फॉर्म और डिफरेंशियल फॉर्म। इंटीग्रल फॉर्म क्या है? पहली इक्वेशन हमारे पास कौन सी है? पहली इक्वेशन कहलाती है कि E डॉट ds इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर हम यहाँ सरफेस इंटीग्रेशन कर दें, यहाँ पे s लिख देते हैं सरफेस इंटीग्रेशन के लिए। ये इक्वेशन ये बताती है कि किसी चार्ज, जैसे आपके पास कहीं चार्ज, मान लो आपने यहाँ पे कहीं चार्ज रखे हैं, इन चार्ज को आप घेर दीजिए किसी एक इमेजिनरी एक क्लोज सरफेस, इसको हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। तो चार्ज से क्या होता है, इलेक्ट्रिक लाइंस जो होती हैं वो बाहर निकल रही होती हैं, चार्जों से इलेक्ट्रिक लाइन बाहर निकल रही होती है। अगर आपको ये अंदाजा लगाना है कि चार्ज कितना है, तो आप क्या करिए, इसमें से कोई छोटा सा एरिया मान लीजिए, कैसा, ds, उसमें से क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है उसको कैलकुलेट कर लीजिए। उसके बाद आप इस पूरे सरफेस पे उसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा, आपको चार्ज की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये कुछ ऐसा है कि चार्ज को सीधे तौर पे ना नाप पाओ, तो कम से कम चार्ज से निकलने वाली इलेक्ट्रिक लाइन या
यूनिट एरिया को जो पास करके जा रही है इलेक्ट्रिक लाइन, उनके उसको फ्लक्स जिसको हम कहते हैं वो कैलकुलेट कर लो, और उस कैलकुलेट को उस जो आया है उसको आप इंटीग्रेट कर दो, यू विल फाइंड द चार्ज। तो दिस इज एन indirect method to calculate the charge by using the concept of electric flux. This is a very powerful tool. कूलम लॉ से ज्यादा महत्वपूर्ण, ज्यादा सफल ये एक हमारा टूल होता है। तो इसका नाम क्या है? इसका जो नाम है इसको हम कहते हैं गॉस लॉ। दिस इज बेसिकली गॉस लॉ। अब अगर हम इसको लोकल फॉर्म में, डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये ऐसे लिखा जाएगा, डेल डॉट ई इज इक्वल टू सम चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म। ये दोनों एक ही चीजें हैं, अलग अलग नहीं, बस ये इंटीग्रल के फॉर्म में है, ये आपका डिफरेंशियल के फॉर्म में। अच्छा, दूसरी इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन को अगर इंटीग्रल फॉर्म में लिखा जाए तो लिखा जाता है बी डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो। बी डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो। और डिफरेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं? डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। हालांकि इसका कोई नाम नहीं है, और ओरिजिनली इसका कोई नाम नहीं, लेकिन धीरे धीरे लिटरेचर में इसको नाम देना शुरू कर दिया लोगों ने, क्योंकि बहुत, भले ही शेक्सपियर ने कहा हो नाम में क्या रखा है, लेकिन फिर भी नाम में बहुत कुछ रखा रहता है, हमें कुछ हुक चाहिए उसको याद करने के लिए। तो कई अच्छी किताबें भी इस इक्वेशन को नाम देती हैं गॉस लॉ फॉर मैग्नेटोस्टैटिक। मैग्नेटोस्टैटिक, सो इस तरह का भी नाम दिया जाता है, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटोस्टैटिक, बी डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो या डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। ओके, ये बताता क्या है? ये जैसे यहाँ पे तो हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो चार्ज के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो दिखा रहा है। तो इसका क्या मतलब है? मैग्नेटिक फ्लक्स सरफेस पे जीरो होता है। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम तो ये कहने वाले थे पहले केस में कि हमारे पास मान लो पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे इलेक्ट्रिक लाइन बाहर निकलेंगी। इलेक्ट्रिक लाइन की डायरेक्शन है बाहर, आउटवर्ड है। तो अगर आप इसको किसी सरफेस से घेरोगे तो सरफेस से हर दिशा से लाइनें बाहर ही जा रही होंगी, इसलिए आपके पास एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। लेकिन अगर आपने चुंबक ले लिया है, चुंबक में नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, नॉर्थ से लाइनें निकलती हैं, साउथ में जाती हैं। अब अगर आप इस चीज को इस तरह से किसी सरफेस से घेर दोगे, गॉसियन सरफेस से, तो आप देखोगे जितनी लाइनें यहाँ से बाहर निकली हैं उतनी लाइनें ही इस सरफेस के अंदर एंटर कर रही हैं। तो इसका मतलब है जैसे यहाँ पर लाइनें सिर्फ बाहर निकल रही थी, कुछ भी एंटर नहीं कर रही थी, यहाँ पर क्या है, उसी मैग्नेट में एक सिरे से लाइनें बाहर निकलती हैं, एक सिरे से लाइनें अंदर आती हैं। आप यहाँ पर कह सकते हो कि सर ऐसा नहीं हो सकता कि हम इस मैग्नेट को नॉर्थ अलग कर दे, साउथ अलग कर दे। हमने कहा कैसे करोगे? आपने कहा मान लो हमने यहाँ से मैग्नेट को तोड़ दिया, लेकिन खास बात क्या है, दिस इज द क्वांटम नेचर ऑफ दिस यूनिवर्स। द मोमेंट आप इस चुंबक को तोड़ोगे, तो आपने बीच से तोड़ा, मान लो यहाँ से करेक्ट कर दिया, तो जो ये टूट के हिस्सा गया ये अगेन नॉर्थ बन जाएगा, और ये वाला हिस्सा जो है वो साउथ बन जाएगा। तो अगर आपने इसको तोड़ दिया और तोड़ के आधा हिस्सा अलग कर दिया, तो जो बचा हुआ चुंबक होगा उसमें फिर साउथ पोल बन जाएगा। ऑटोमेटिकली रक्त बीज जैसा है, गला काटो फिर से नया गला निकल आएगा। तो अब हमने कहा फिर से तोड़ दे, फिर तोड़ो, और छोटा कर दिया, तो ये नॉर्थ ये साउथ। मतलब कहने का मतलब है आप कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते हो। आपकी इतनी इतनी आपको प्रकृति ने सहूलियत ही नहीं दी है इस तरह से कि आप किसी चुंबक को तोड़ तोड़ करके इतना कर ले जाओ कि सिर्फ उसमें एक सिंगल पोल बचे, सिर्फ एक मोनोपोल बचे। मोनोपोल मतलब सिंगल पोल बचे। आप जब भी चुंबक लोगे, कितना भी छोटा चुंबक ले लो, हमेशा उसमें एक नॉर्थ सिरा होगा और एक साउथ सिरा होगा। तो नॉर्थ सिरे से लाइनें बाहर निकलेंगी और साउथ में एंटर करेंगी, यानी कि अगर किसी गॉसियन सरफेस से आप उसको घेरोगे तो उस गॉसियन सरफेस से जो फ्लक्स होगा वो हमेशा जीरो होगा। फ्लक्स जीरो होने का मतलब है जितनी लाइनें बाहर जाएंगी उतनी लाइनें एंटर करेंगी। तो दिस इज अ वेरी प्रोफाउंड फॉर्मूला, क्योंकि बड़े गहरे नियम है इसके साथ। तो ये जो दूसरा लॉ है गॉस लॉ फॉर मैग्नेटोस्टैटिक, ये क्या बताता है कि मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते। मैग्नेटिक मोनोपोल का मतलब है अकेला नॉर्थ पोल या अकेला साउथ पोल हमारे लिए कभी एग्जिस्ट नहीं करता है यूनिवर्स में। अगर हम उसको ऐसा माने तो फिर हम इस लॉ के हिसाब से उल्टा हो जाएगा। होता नहीं ऐसा, ऐसे आप मान लीजिए। हालांकि बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है। एक डिराक फिजिसिस्ट रहे, नोबेल लॉरेट रहे, उन्होंने आगे जाके मैग्नेटिक मोनोपोल को क्वांटम फील्ड थ्योरी में कहीं उसकी एक जगह बनाई थी, बट दैट इज अ मैथमेटिकल एंडेवर, तो आप उसमें मत करें। मतलब आप कुछ लोग होंगे ना कि गूगल सर्च करना शुरू कर देंगे, मान लो कि डज मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट, ओपन एआई से पूछ लिया, बार्ड से पूछ लिया। तो अगर आप इस तरह के नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूनिट से पढ़ोगे तो वो ये थोड़ी देख रहे हैं कि एक
22 साल 20 साल का लड़का बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर का या का देख रहा है या कौन देख रहा है, वो तो क्या करेगा, द मोमेंट आप उससे पूछोगे वो तो डिराक तक का सारा नोटेशन उठा के आपको दे देगा, दे सकता है, उसके पास ऑप्शन है कि मैग्नेटिक मोनोपोल, द एग्जिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिक मोनोपोल एक डिराक की थ्योरी थी, क्वांटम फील्ड थ्योरी में और स्ट्रिंग थ्योरी बहुत चीज जुड़ी हुई है। पर फिलहाल के लिए आप माने कि ये जो फॉर्मूला है ये हमें बताता है कि देयर एग्जिस्ट नो मैग्नेटिक मोनोपोल। ओके, नाउ थर्ड क्या है? थर्ड जो फॉर्मूला है वो कुछ उसको हम ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे कहें हम, आपके पास लाइन इंटीग्रल है E डॉट dl इज इक्वल टू इंटीग्रल dB बाई dt ds, कुछ इस तरह का एक फॉर्मूला होता है, ये सरफेस इंटीग्रेशन है यहाँ पर। तो ये जो फॉर्मूला है ये क्या बताता है? ये फॉर्मूला हमें बताता है कि जब भी किसी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स कहने का मतलब है नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस में चेंज होता है, तो वहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है और एक इलेक्ट्रिक करंट वहां पर फ्लो करती है। ये और यहाँ पर एक माइनस साइन भी होता है जो कि शो करता है लेंज लॉ को। तो लेंज लॉ और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज और इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरेशन, ये सब क्या बताता है? दिस इज द फेराडे लॉ। फेराडे का जो लॉ है ये वो बताता है। तो ये आपके पास क्या हो गया? फेराडेज लॉ आ गया। तो ये फेराडे लॉ है। डिफरेंशियल फॉर्म में इसको कैसे लिखते हैं? इसका लिखने का तरीका होता है डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस, अगर हम यहाँ पर बी डॉट डी एस हैं तो ये हो जाएगा डेल बी बाई डेल टी, ये कुछ इस तरह से। हालांकि इसको मैंने बहुत एक्यूरेटली तरीके से नहीं लिखा है, जस्ट एक फिजिक्स को पॉइंट ऑफ व्यू से हमने यहाँ पर लिखा है। अगर वेक्टर फॉर्म में आप लिख रहे हो तो इसको आप यहाँ पर लिख दोगे, दिस इज द फैराडे लॉ। ओके, चौथा जो लॉ है जो ओरिजिनली जो था वो कहता है अगर आप बी डॉट डी एल कह रहे हो, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू टाइम आई। दिस इज म्यू टाइम आई। यहाँ पर ये शो करता है कि अगर कहीं करंट फ्लो कर रही है तो करंट के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी और वो मैग्नेटिक फील्ड ये है। तो अगर आप करंट के चारों तरफ एक सर्किटल पाथ बनाओ और सर्किटल पाथ पर आप इस तरह का इंटीग्रेशन परफॉर्म करो तो आपको उस करंट की वैल्यू मालूम चल जाएगी। तो करंट कितनी बह रही है उसके चारों तरफ का जो पाथ है उस पर कैलकुलेशन करके आप निकाल सकते हो। ये बिल्कुल कुछ वैसा ही है कि कितना चार्ज बीच में है, इसकी गणना आप उससे निकलने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स से निकाल सकते हो। ऐसे यहाँ बता रहा है कहीं करंट है तो उस करंट की वैल्यू को निकालना है तो आप उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है राइट हैंड थंब रूल से, उस पर एक लाइन इंटीग्रेशन का फॉर्मूला इंटीग्रेट करोगे एंड देन यू कैन फाइंड द करंट। दिस इज अ वेरी पावरफुल फॉर्मूला। लेकिन अभी क्या है, इसमें कोई करेक्शन नहीं किया गया। दिस इज जस्ट द एम्पियर्स लॉ, इट इज जस्ट सिंपल एम्पियर्स लॉ है। लेकिन इसी चीज को मैक्सवेल ने चैलेंज किया था, उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें थोड़ा सा हमें करेक्शन करने की आवश्यकता होगी। अब वो जो करेक्शन करते हैं तो डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, तो दिस इज कॉल्ड डेल क्रॉस बी इज म्यू टाइम जे प्लस म्यू टाइम एप्सिलॉन नॉट टाइम डेल्टा ई बाई डेल्टा टी। ये इस तरह से मैक्सवेल जो होते हैं वो इस तरह के फॉर्मूले को डिराइव करते हैं। और उसके बाद से ये जो फॉर्मूला था जिसमें ये एक्स्ट्रा टर्म आपको दिख रहा है, ये एक्स्ट्रा टर्म को मैक्सवेल ने क्या कहा था? दिस इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट करंट टर्म। दिस इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट करंट टर्म। और चूंकि ये एक्स्ट्रा टर्म मैक्सवेल ने जोड़ा था, क्यों जोड़ा था उसकी लॉजिक हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो इस लॉ को आज की डेट में हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एम्पियर मैक्सवेल लॉ, इसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पियर्स लॉ विद द मैक्सवेल्स करेक्शन टर्म या एम्पियर्स लॉ विद द करंट डिस्प्लेसमेंट टर्म, करंट डिस्प्लेसमेंट करेक्शन टर्म, सिंपली एम्पियर मैक्सवेल्स लॉ इसको हम कह रहे हैं। तो आपके पास ये इंटीग्रल फॉर्म है और ये आपकी डिफरेंशियल फॉर्म है या लोकल फॉर्म है, और हम इन्हीं को ही डील करेंगे बिकॉज ये मैथमेटिकली ज़्यादा पावरफुल है। मैथमेटिकली वेक्टर कैलकुलस इसमें हम बहुत बढ़िया तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, तो हमारे लिए वही इक्वेशंस है। चलें, इसको मैं साफ कर देता हूँ और अब हम इन चारों इक्वेशन को ही केवल रखते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन है।
अब हमसे पूछा जाए कि चलिए मैक्सवेल्स इक्वेशन ही तो आपने जनरलाइज तरीके से लिख दिया, कहीं चार्ज है, कहीं करंट है, इस तरह की चीजें हैं। अगर आप फ्री स्पेस की बात करें तो क्या होगा? फ्री स्पेस कहने का मतलब है एक ऐसी जगह जहाँ चार्ज नहीं है, ठीक है? चार्ज नहीं है तो चार्ज का मोशन भी नहीं होगा, चार्ज का मोशन नहीं होगा तो क्या होगा? तो चार्ज का मोशन नहीं होगा तो करंट भी नहीं होगी, तो करंट डेंसिटी भी नहीं होगी, ठीक है? तो अगर हम किसी फ्री स्पेस की बात करते हैं तो हमारी फ्री स्पेस की परिकल्पना जो है वो हमसे क्या कहती है कि फ्री स्पेस एक ऐसी जगह होती है जहाँ रो भी जीरो होता है। फ्री स्पेस एक ऐसी जगह होती है जहाँ जे भी जीरो होता है, बिकॉज जे इज व्हाट? जे इज द करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। दिस इज द J, current per unit area. तो there is no current, there is no charge, there is no current, so there is no current density. तो अगर ये रो जीरो है, J जीरो है, तो आपकी इक्वेशन कैसे बन जाएंगी? पहली इक्वेशन हो जाएगी डेल डॉट E इज इक्वल टू जीरो, डेल डॉट B इज इक्वल टू जीरो, डेल क्रॉस E इज इक्वल टू माइनस del B by del T, and del cross B is equal to, because this is zero, so mu naught epsilon naught del E by del T। इस तरह से आपकी इक्वेशन बन जाएंगे। तो ये चार इक्वेशन जो आपके पास बन के आ रही है, इन चार इक्वेशंस को हम कहेंगे मैक्सवेल्स इक्वेशन इन द फ्री स्पेस। कई बार क्या होता है ना, यही सीधे लिखवा लेते हैं कि मैक्सवेल्स इक्वेशन लिखिए फ्री स्पेस के लिए, तो आपको ये चार इक्वेशन वहां पर लिख देनी है और फ्री स्पेस के लिए लॉजिक दे देना है, बिकॉज फॉर द बाय द कांसेप्ट ऑफ फ्री स्पेस इट इज सपोज टू बी अ स्पेस वेयर देयर इज नो चार्ज एंड वेयर देयर इज नो करंट। दिस इज हाउ हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। ओके, अब अगर हमसे पूछा जाए कि नहीं ये मुझे बताएं कि कोई ऐसी जगह है जैसे कंडक्टिंग मीडियम है, तो कंडक्टिंग मीडियम में आप मुझे बताएं कि इसकी वैल्यू क्या होगी? कंडक्टिंग मीडियम जो होता है उसके लिए अगर हमसे पूछा जाए कि ये चार मैक्सवेल्स इक्वेशन कैसे लिखी जाएंगी, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? तो ये कंडक्टिंग मीडियम है, तो कंडक्टिंग मीडियम में आपका करंट तो कुछ ना कुछ फ्लो होगी, बिकॉज देयर इज अ फ्लो ऑफ चार्जेस, देयर मस्ट बी अ करंट, सो देयर मस्ट बी करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी नॉन जीरो होगी, बट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कंडक्टर्स जो होते हैं उनके अंदर जो चार्ज डेंसिटी होती है दैट इज जीरो। बेसिकली जो चार्ज डेंसिटी होती है उसका एक फॉर्मूला आता है, तो चार्ज डेंसिटी जो होता है उसका फॉर्मूला होता है सम कांस्टेंट ए की पावर सम टी टाइम, सम प्रोपोर्शनलिटी, यहाँ कुछ फैक्टर होता है, टी टाइम द कंडक्टिविटी। क्योंकि कंडक्टिविटी ज्यादा, सॉरी ऐसे होता है कुछ यहाँ पर कंडक्टिविटी टाइम सम फंक्शन टी होता है। आई जस्ट मिस दैट एग्जैक्ट रिलेशन, बट ट्राई टू फाइंड द फिजिक्स कि कंडक्टिविटी और टाइम का होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि कंडक्टिविटी कंडक्टर्स की बहुत ज्यादा होती है, तो जो ई की पावर माइनस वाला फैक्टर है बहुत बड़ा हो जाता है। तो ई की पावर माइनस फैक्टर बड़ा होने की वजह से किसी भी टाइम पे आप देखोगे तो ये जो पूरा फैक्टर होता है इट इज वेरी स्मॉल, इतना स्मॉल दिस इज जस्ट प्रैक्टिकली इट इज नियर टू जीरो। तो जब कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर केस में हमारे जो ये कंडक्टिविटी वाला हिस्सा है वो जीरो हो जाता है, but there is a current density. I'm not going to deep, not going to deep into this whole discussion because this is a very profound discussion about the nature of conductors, and ये बहुत अच्छे से और अच्छे रूल्स को हमको हमारे सामने लेके आता है। बट फिलहाल के लिए अगर हम कंडक्टर्स की बात करें, बिकॉज दिस इज अ क्रैश कोर्स एंड वी डू नॉट टू तो इसके लिए क्या होता है, रो जीरो हो जाएगा। सो द मोमेंट रो जीरो हो जाएगा तो आपकी इक्वेशन कंडक्टर्स के लिए क्या हो जाएगी? आपकी इक्वेशन हो जाएगी डेल डॉट ई इज जीरो, ओके, डेल डॉट बी इज जीरो, बिकॉज कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी, और यहाँ पे हो जाएगा डेल डॉट बी इज इक्वल टू म्यू टाइम जे। आपने कहा सर म्यू नॉट नहीं लिखा, आपने म्यू लिखा, बिल्कुल म्यू इसलिए लिखा है क्योंकि अब हम उस कंडक्टर की बात करने वाले हैं, उस कंडक्टर की परमेबिलिटी की बात करेंगे, तो यहाँ पर म्यू जो है वो उस कंडक्टर की परमेबिलिटी हो जाएगी, म्यू डॉट जे, और यहाँ पर म्यू एप्सिलॉन डेल ई बाई डेल टी। तो इस तरह से हमारा ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज फॉर्मूला फॉर मैक्सवेल्स इक्वेशन। ये रिलेशंस कौन सी हैं? दीज रिलेशंस आर द मैक्सवेल्स इक्वेशन इन द कंडक्टिंग मीडियम, और ये है मैक्सवेल्स इक्वेशन इन द फ्री स्पेस। आई होप यू फॉलो द लॉजिक कि क्यों ऐसा कहते हैं।
अब हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि शो दिखाइए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से हम कैसे वेलोसिटी ऑफ लाइट की कॉन्सेप्ट को निकाल सकते हैं, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का ओरिजिनेशन कैसे हुआ, कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को इजाद किया गया। तो चलिए देखते हैं इसको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के बहुत ब्रीफ में अगर हम कुछ उसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो मैक्सवेल से पहले क्या था, प्रकाश को एक ऐसे एनर्जी के रूप में देखा जाता था जिसे आप प्रयोग कर सकते हो, आप उस पे मिरर से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, आप लेंस से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ऐसी कोई मैथमेटिकल थ्योरी नहीं थी, हालांकि रे के लिए फॉर्मूले थे, लेंस मेकर फार्मूला था, थिन लेंस फार्मूला था, न्यूटन ने जो डेवलप किया था ऑप्टिक्स में काफी कुछ, वो सब फार्मूले थे, बट ऐसी कोई थ्योरी नहीं थी जिस थ्योरी में कुछ इक्वेशन को सॉल्व करके आप सीधे तौर पे लाइट की प्रॉपर्टी को बताना शुरू कर दें। तो लाइट के साथ प्रयोग हो रहे थे, प्रकाश को तमाम तरह से प्रिज्म से गुजार करके डिस्पर्सन देखा जा रहा था, डबल रिफ्रैक्टिव मीडियम से गुजार करके उसमें डबल रिफ्रैक्शन देखा जा रहा था कैल्साइट क्रिस्टल से, और न्यूटन रिंग जैसे एक्सपेरिमेंट थे वो किए जा रहे थे, बट ऐसी कोई थ्योरी नहीं थी उसके लिए कि ऐसा हो कि हम प्रयोग करने से पहले कोई मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करें एंड देन जस्ट वी प्रिडिक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ द लाइट। एक कमी थी उस समय की। मैक्सवेल ने उस कमी को दूर कर दिया। मैक्सवेल ने एक ऐसी इक्वेशन डिराइव कर दी जो बिल्कुल सटीक तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को समझा रही थी। अब यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब सिर्फ लाइट नहीं है, लाइट का मतलब तो होता है 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम तक का मामला। लेकिन ये जो थ्योरी थी, ये जितने भी तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, चाहे वो एक्सरे हो, चाहे वो रेडियो वेव हो, रेडियो वेव जो कुछ मीटर की होती है, एक्सरे जो कुछ 1-2 एंगस्ट्रॉम तक की होती है, तो 1-2 एंगस्ट्रॉम तक की वेव से लेकर के कुछ मीटर तक की वेव को इस पूरी एक थ्योरी से समझाया जा सकता था। हम जो देखते हैं वो 4000 7000 तक का मामला होता है, तो वो तो एक बिल्कुल नैरो रेंज, जिसको विजिबल रेंज कहते हैं। तो ये कितनी व्यापक थ्योरी थी जो विजिबल से कम वेवलेंथ और विजिबल से ज्यादा वेवलेंथ सबके लिए बहुत ही सटीक तरीके से ये अपना रिजल्ट देती थी। और आप ये समझ लीजिए कि अगर फिजिक्स की दुनिया में कुछ बहुत ही सफल थ्योरी, ऐसी सफल थ्योरी जिन्होंने बहुत सटीक तरीके से सही आंसर हमको दिए हैं, बहुत सटीक तरीके से बिल्कुल सही सही नेचर का लॉ बताया है, तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एक खास तौर पर मुख्य थ्योरी है। ये बहुत ही सटीक तरीके से हमको रिजल्ट बताती है। इसीलिए मॉडर्न कम्युनिकेशन जो है, जिसमें हम डाटा ट्रांसफर और बातचीत और जो लंबी दूरी तक का जो ट्रांसमिशन करते हैं, इस सब में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को यूज करते हैं और हम इतने रिलायबल तरीके से ये सारा कम्युनिकेशन कर रहे हैं क्योंकि ये थ्योरी अपने आप में बहुत रिलायबल है, बहुत ही सक्षम है। तो अब हमसे बात की जा रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी करते हैं इन द फ्री स्पेस। भाई फ्री स्पेस का मतलब है, अब आपसे कोई पूछे बताओ, धूप जो है वो सूर्य से पृथ्वी तक आ रही है, तो रास्ते में तो फ्री स्पेस ही है, निर्वात है, वैक्यूम है, तो कैसे आ रही है? फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी इन फ्री स्पेस बताती है कैसे आ रही है। तो फ्री स्पेस के लिए क्या है? फॉर फ्री स्पेस द मैक्सवेल्स इक्वेशंस आर, फ्री स्पेस के लिए मैक्सवेल्स इक्वेशन क्या है? पहला हमने लिखा था डेल डॉट ई इज इक्वल टू 0, दूसरा था डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0, तीसरा था डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी, और चौथा था डेल क्रॉस बी बराबर म्यू 0 एप्सिलॉन 0 डेल्टा ई बाई डेल्टा टी। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है भाई, इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 3 है, इक्वेशन नंबर 4। इसमें से हम कोई भी इक्वेशन उठा लेते हैं। मान लो इक्वेशन नंबर 3 उठा लिया हमने, तो इक्वेशन नंबर 3 को हम क्या करेंगे? सपोज हमने लिखा कि टेकिंग द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ operator, taking the cross product of operator del with both sides of equation 3। इक्वेशन नंबर 3 का क्रॉस प्रोडक्ट ले लो डेल के साथ दोनों तरफ, मतलब आप कहने जा रहे हो कि डेल क्रॉस ई कर दो इसको, और इधर डेल क्रॉस माइनस डेल बी बाई डेल टी कर दो। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है वेक्टर कैलकुलस में, इस तरह का जो फॉर्मूला होता है उसका एक रिलेशन है, वो ऐसा कुछ कहते हैं कि ये हो जाता है डेल ऑफ
डेल डॉट ई माइनस डेल स्क्वायर ई। ये क्या है? इसका फॉर्मूला है। जैसे ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी, अगर 3 वेक्टर्स हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो तो उसका जो फॉर्मूला आता है वैसा। तो आप सीधे इसको याद रखो, बहुत ज़्यादा इसमें बुद्धिमानी लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये आ गई वैल्यू। इधर क्या है? इधर देखो, ये है बी को टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर रहा है, ये जो है डेल जो है वो बी को एक्स वाई जेड के साथ डिफरेंशिएट कर रहा है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? डेल बाई डेल टी को ऐसे लिखो और आपने इस तरह से कर दिया। ये इसको समझो ध्यान से। यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आपने बी का पहले टाइम के साथ डेरिवेटिव लिया, फिर उसका क्रॉस प्रोडक्ट लिया। ये दिखा रहा है कि आपने बी का पहले क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया, फिर टाइम के साथ डेरिवेटिव लिया, और दोनों एक ही चीज है। ये कुछ वैसा है जैसे आप 5 को 2 से गुणा करो या 2 को 5 से गुणा करो, सेम वैल्यू आएगी। और इसलिए भी आ रही क्योंकि दोनों ऑपरेटर अलग अलग है। ये टाइम का ऑपरेटर है, ये स्पेस का ऑपरेटर है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आ गया। अभी जो फॉर्मूला आया इसमें से हम बहुत कुछ देख रहे हैं जहां हम यूज कर सकते हैं। जैसे खुद ही देखो, जैसे ये जो चीज है डेल डॉट ई, डेल डॉट ई तो 0 है, तो ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ देखो डेल डॉट बी की वैल्यू तो है कुछ ना कुछ, तो हम रख सकते हैं। तो आप लिखना पड़ेगा आपको बाई इक्वेशंस 1 एंड 4 above इक्वेशन मॉडिफाइड एज, कैसे हो जाएगा? ये तो हो गया 0, तो माइनस डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू माइनस डेल बाई डेल टी म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल टी, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर ई माइनस, इसको करोगे तो म्यू एप्सिलॉन डी टू ई बाई डी टी स्क्वायर। ये भाई हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 5। अच्छा, अब मैं आपसे कहता हूं कि ये तो तब आई जब आपने इक्वेशन नंबर 3 के साथ एक काम शुरू किया। अब देखो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 दिख रही ना एक जैसी, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता था हम इक्वेशन नंबर 4 के साथ करते? बिल्कुल कर सकते थे। आप क्या कर सकते थे? आप लिखते टेकिंग द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑपरेटर डेल विथ बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 लिखते तो क्या होता, यहाँ पे आपके पास आ जाता डेल क्रॉस बी, यहाँ होता म्यू एप्सिलॉन डेल बाई डेल टी डेल क्रॉस ई। जैसे यहाँ डेल क्रॉस बी है, वहां डेल क्रॉस ई आता। अब डेल क्रॉस ई की वैल्यू आप यहाँ उठा के रख देते, डेल डॉट बी से इसमें 0 हो जाता, सब कुछ वैसा होता। आपके पास इक्वेशन नंबर 5 जैसी इक्वेशन बिल्कुल वैसी आती, बस आपके पास फर्क क्या होता, यहाँ बी होता, यहाँ बी होता, बाकी सब कुछ वैसा होता। मतलब इसी प्रोसेस से हम सीधे तौर पर कैसी इक्वेशन ले आते, हम बस बता रहे हैं आपको। हमारी इक्वेशन आती डेल क्रॉस बी माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल टू बी बाई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ऐसी इक्वेशन आ जाती। तो ये सिमेट्री है, ये ब्यूटी है, ये खूबसूरती थी जो मैक्सवेल ने ले आए अपने इस एडिशनल टर्म की वजह से। अगर एडिशनल टर्म ना होता तो ये गणित यहीं पर कहीं कोलैप्स हो जाती, ये डेल क्रॉस भी आपका 0 रहता और फिर सब कुछ 0, डेल क्रॉस ही कुछ, ये होता ही नहीं, ये टर्म तो फिर कुछ होता ही नहीं। अच्छा चलो, इक्वेशन नंबर 5 तक आ गए। अब क्या? अब हम इस कहते हैं कि न्यूटन ने एक अपने जमाने में जब मैकेनिक्स डेवलप कर रहे थे, उन्होंने वेव के बारे में बहुत काम किया था और उन्होंने खुद वेव के लिए एक बात कही थी जो कि बहुत सही बात थी। और उनकी बात ये थी कि वेव जो होती है उसको हम एक गणित के माध्यम से, एक इक्वेशन के माध्यम से समझा सकते हैं। मतलब इट्स अ फ्लो ऑफ एनर्जी। वेव इज व्हाट? वेव इज रिप्रेजेंटेशन जो कि ऊर्जा की गतिमान होने को बता रहा है। तो वो जो होगा ना, वो एक किसी न किसी वेरिएबल का एक खास तरह का इक्वेशन होगा, एक समीकरण होगा। हर तरह की वेव गणित में एक खास तरह की समीकरण को फॉलो कर रही होगी। ये न्यूटन का प्रेडिक्शन था और न्यूटन ने केवल यही नहीं रुके, उन्होंने उस इक्वेशन का एक रूपरेखा भी बनाई थी। तो न्यूटन कहना था कि जितने भी तरह की वेव होती हैं वो एक इक्वेशन को फॉलो करती हैं और वो इक्वेशन इस तरह से होती है। ये थी न्यूटन की द्वारा बताई गई वेव इक्वेशन। तो आप किसी भी तरह की वेव की बात कर लो, भूकंप की तरंगे, समुद्र में बहने वाली तरंगे, पत्थर फेंकते हो तो पत्थर की तरंगे, जो स्विमिंग पूल होते हैं जहां झूठ मूठ की लहरें बनाई जाती हैं उनकी तरंगे, आवाज बोल रहे हो ध्वनि तरंगे, लाइट ऑन कर रहे हो
प्रकाश की तरंगे, सभी तरह की जो तरंगे हैं, सभी तरह की जो वेव हैं, उनको उनको अगर हम किसी गणित से समझाना चाहेंगे, तो हम एक समय एक जगह पर ऐसे आकर के रुकेंगे, जहाँ हमारे पास यही इक्वेशन होगी, जो कि उसको बता रही होगी। तो अब आप कहोगे सर भूकंप की तरंगों का तो मामला अलग है, वो तो ज़मीन में चलती है, ठोस में चलती है। पानी की तरंगे तो समुद्र की पानी में चलती हैं, ध्वनि तरंगे तो हवा में चलती हैं, प्रकाश तो बिना हवा के भी चल सकती है। तो उन सबकी मैथमेटिक्स एक जैसी कैसे हो सकती है? जब उनके मूल व्यवहार अलग-अलग हैं। तो हमारा कहना है बेटा कि इस इक्वेशन जरा एफ के बारे में सोचो। ये जो एफ है, ये अलग-अलग तरंगों के लिए अलग-अलग होगा। जैसे अगर भूकंप की तरंगे आ रही हैं, तो क्या हो रहा है, जो ज़मीन के अंदर जो डेंसिटी है, ज़मीन जो बालू, मिट्टी, पत्थर, चट्टानों की जो बनी हुई है पृथ्वी, इसमें एक तरह का कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन होता है। जब हम बोलते हैं तो हमारे जो अगल-बगल हवा है, इस हवा के माध्यम में कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन होता है, डेंसिटी का चेंज होता है। तो अगर आपको सिस्मिक वेव, भूकंप की तरंगे या इस तरह की तरंगे बतानी होंगी, तो आपको एफ की जगह पे क्या रखना पड़ेगा? अगर हवा की बात हो रही है तो हवा की डेंसिटी, अब पानी की बात हो रही है तो पानी की डेंसिटी, जमीन की बात हो रही है तो उस जमीन की चट्टानी स्ट्रक्चर की डेंसिटी रखनी पड़ेगी। और अगर चूंकि लाइट की बात कर रहे हैं और लाइट में हम ई और बी कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, तो आपकी ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन बिल्कुल मिलती जुलती है। तो आप जरा ध्यान से देखिएगा, अच्छा कैसे बात कर रहे हो, देखो जरा देखो, डेल स्क्वायर ई, डेल स्क्वायर एफ, डी टू एफ बाई डी टी स्क्वायर, डी टू ई बाई डी टी स्क्वायर। ऐसा लग रहा है सिर्फ एफ की जगह पर ई आ गया है, और ठीक भी है। एफ तो वो वेरिएबल होता है जो तरंग के व्यवहार को दिखाता है। यानी यहाँ पर हमने एक ऐसी इक्वेशन पा ली है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह के तरंग को दिखा रही है, और न केवल इलेक्ट्रिक फील्ड, हम मैग्नेटिक फील्ड को भी इसके साथ जोड़ सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में से किसको यूज कर रहे हैं, हमारी चॉइस है। या कह लो दोनों तरंगे, दोनों तरह की फील्ड एक साथ इस तरह की व्यवहार को फॉलो करेंगे। तो हम एक ऐसे तरंग की बात कर रहे हैं जिस तरंग को समझाने के लिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड को भी एज ए कंपोनेंट लिया जा सकता है और मैग्नेटिक फील्ड को भी एज ए कंपोनेंट लिया जा सकता है। दोनों को ही एज ए कंपोनेंट हम ले सकते हैं। तो इसीलिए हम दोनों कंपोनेंट को एक साथ यूज करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वेव है तो वेव। तो आपने ये कहा इक्वेशन नंबर 5 इज सिमिलर टू इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 5 इज सिमिलर टू इक्वेशन नंबर 6। साफ साफ देख रहे हो, अंतर समानता दिख रही है। अब तुलना करो। सो वेयर v is velocity of the corresponding wave, v is the velocity of corresponding wave। तो आप देखो ये जो चीज है 1 by v स्क्वायर और म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ये सेम है। सो 1 by v स्क्वायर इज म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, या v इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। और जब आप म्यू नॉट इज द परमिबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, इनकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती, यू नीड नॉट टू लर्न इट। आप क्वेश्चन पेपर में कहीं दिया होगा, नहीं दिया है कोई बात नहीं, आपके पास वैल्यू जो आएगी तो कितनी आ जाएगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ये जो वैल्यू थी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये उससे पहले जो फिजियो फोको ये सब जो फिजिक्स उसमें के इंजीनियर्स लोग थे, विज्ञान के जो अनुसंधानकर्ता लोग थे, वो लोग इतनी ही वेलोसिटी निकाल के बता रहे थे लाइट के लिए। वो डिफरेंट प्रयोगों से बता रहे थे कि प्रकाश जो है उसकी गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो इस तरह से मैक्सवेल ने क्या कर लिया था, मैक्सवेल ने इक्वेशन नंबर 5 या इक्वेशन नंबर, इसको हम अगर हम इसको 5 कहें चाहे इसको 5 के दोनों कह सकते हैं, इन इक्वेशन की सहायता से उन्होंने दिखाया था कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट से मिलके बनी हुई एक तरंग की वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। इसका मतलब है इन लोगों ने ये बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी होती है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वही वेलोसिटी रखती है जो लाइट की है। यानी आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही लाइट है या लाइट ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो दिस इज हाउ दिस होल थ्योरी गेट इट्स शेप, अपना आकार लेती है और वो इस तरह से हमको हमारे सामने आती है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा, अगर हमसे कहा जाए कि भाई ये जो इक्वेशन नंबर 5 है, तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सोल्यूशन क्या होगा? तो जब भी इस तरह की सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस, राइट साइड 0 है, सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, तो उसका जो सोल्यूशन होता है वो कैसे लिखा जाता है? उसका सोल्यूशन लिखा जाता है E = E0 एक्सपोनेंशियल I
के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो होती है उसका सोल्यूशन हम इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है e की पावर, तो ये ऐसा लिखा गया e की पावर आई के एक्स माइनस ओमेगा टी, इसी चीज को ऐसे लिखा गया। तो ये कुछ एम्पलीट्यूड है और ये एक्सपोनेंशियल का टर्म है। यहाँ के क्या होता है, यहाँ के जो होता है वो उस वेव का जो वेवलेंथ है उससे लिखा उससे रिलेटेड है 2 पाई बाई लेमडा। और ओमेगा क्या है, ओमेगा है 2 पाई उसकी फ्रीक्वेंसी। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी कहाँ से रिप्रेजेंट हो रही है, ओमेगा से, 2 पाई फ्रीक्वेंसी न्यू। और जो उसका वेवलेंथ है वो किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, के 2 पाई बाई लेमडा से। तो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। इस पे बिल्कुल आपको मतलब आप ये मान लो कि हर दूसरे साल ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है हमारे एगेटीयू के जो प्रोफेसर्स हैं जो कि पेपर सेट कर रहे होते हैं। वो और सच में अच्छे क्वेश्चन है, पावरफुल क्वेश्चन है, अपने जमाने की एक दुनिया को बदल देने वाली एक फिजिक्स की थ्योरी का है। तो ऐसा कोई बात नहीं, इसमें कोई बुराई, बट इट इज वेरी फेवरेट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जामिनर्स। तो दिस इज व्हाट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तैयार कर लेना इसको अच्छे तरीके से। और अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो पूरी सब सावधानी के साथ पूरी अच्छे से राइटिंग बना के बहुत ही प्रेजेंटेबल तरीके से आपको ये सारी चीजें अपने क्वेश्चन पेपर आंसर शीट में लिख देनी है। ठीक है, चले आगे। अब हम लोग फ्री स्पेस के लिए मैक्सवेल इक्वेशन लिखते हैं और उसके आगे बढ़ गए, हम लोग आगे बढ़ गए। यहाँ पर हम लोग वो मिस कर गए कि भाई ये जो करेक्शन था वो क्यों किया गया था, मैक्सवेल ने वो करेक्शन क्यों किया था जो हमारी इक्वेशन थी उसके लिए। तो अब हम यहाँ पर थोड़ी सी बात करते हैं मैक्सवेल्स करेक्शन टर्म, मैक्सवेल्स करेक्शन टर्म। मैक्सवेल के जो करेक्शन टर्म था वो था मैक्सवेल का टर्म। अब मैक्सवेल करेक्शन टर्म किस में आया था, तो आप लिखोगे द एम्पियर्स लॉ इज, द एम्पियर्स लॉ, एम्पियर लॉ क्या है, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम जे। ये है आपकी एक सिंपल सी एम्पियर्स लॉ। अब ऐसा करते हैं, इस पे इस इक्वेशन के दोनों साइड में हम डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, डाइवर्जेंस आप लेते हैं। तो आप लिखेंगे कंसीडर द डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल on both sides of this equation. Consider the dot product of del on both sides of this equation. तो यह जाएगा del dot del cross b is equal to mu naught del dot j. अब ये एक वेक्टर कैलकुलस का फॉर्मूला है कि आप यहाँ पर डेल भी वेक्टर है, ये भी डेल है वेक्टर, तो इसके साथ एक क्रॉस प्रोडक्ट भी ले रहे हो और इसके साथ इधर डॉट प्रोडक्ट भी आप ले रहे हो। तो ऐसे में क्या होता है, जब आप किसी डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का जब एक साथ यूज कर रहे हो और उसमें दो वेक्टर एक जैसे हो जा रहे हैं, जैसे देखो ये भी एक वेक्टर है वही और ये भी एक वेक्टर है वही, तो ऐसे हालात में ये जो चीज है इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो हम सीधे लिख सकते हैं बाय द प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर कैलकुलस, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर कैलकुलस del dot del cross b is what, is always 0. Why 0? Because एक डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट के इस आपसी तालमेल में दो वेक्टर एक जैसे हो गए हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा, म्यू नॉट डेल डॉट जे इज इक्वल टू 0। अब देखो म्यू नॉट तो फ्री स्पेस की परमिबिलिटी होती है जो कि 0 नहीं होती है, तो ये वैल्यू 0 नहीं होगी, तो इसका मतलब है क्या 0 हो जाएगा, इसका मतलब है कि डेल डॉट जे जो है वो 0 हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और है, एक और इक्वेशन होती है, इसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। अब ये क्या बला है, ये बला तो नहीं है, ये प्रकृति का एक नियम है जो कहता है कि जब फॉर एनी आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल चार्ज रिमेन्स फिक्स। तो इस ब्रह्मांड को अगर हम एक आइसोलेट सिस्टम की तरह से देखें
तो इसके अंदर अमाउंट ऑफ चार्ज हमेशा सेम रहते हैं, तो फिक्स्ड है। चार्ज नए क्रिएट और नए डिस्ट्रॉयड नहीं होते हैं। अगर कहीं चार्ज आपको दिख रहे हैं तो कहीं से शिफ्ट हुए हैं। देयर इज नथिंग लाइक क्रिएशन ऑफ चार्ज और डिस्ट्रक्शन ऑफ चार्ज। जैसे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ के बाहर निकला, ना कि इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुआ। ठीक है ना, इस तरह की बात है यहाँ पर। तो टोटल चार्ज जो होता है वो नेचर में एक आइसोलेटेड सिस्टम में फिक्स होता है। इस चीज को हम एक इक्वेशन से शो करते हैं, सो हम कहते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो उसका फॉर्मूला क्या है? कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या दिखाती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सो बाय कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर्मूला है डेल डॉट जे प्लस डेल रो बाय डेल टी इज 0। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन, जो कि क्या कह रही है? जो कि ये कह रही है कि द होल चार्ज इन दिस यूनिवर्स इज फिक्स्ड। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज। तो अब देखो यहाँ डेल डॉट जे है, यहाँ डेल डॉट जे है, इसको हम इधर ले जाएं तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, डेल डॉट जे इज इक्वल टू माइनस डेल रो बाई डेल टी। तो यही रख दो, और इस इक्वेशन से क्या दिख रहा है कि डेल रो बाई डेल टी इज 0। तो इफ द चार्ज डेंसिटी इज 0 विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका मतलब रो इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी रो इज स्टडी कंडीशन। मतलब क्या है? तो ये जो इक्वेशन है ये हमको शो कर रही है कि ये जो एम्पियर लॉ है ये किस कंडीशन में हमारे लिए वैलिड है। ये उस कंडीशन में वैलिड है जब चार्ज डेंसिटी का समय के साथ चेंज कांस्टेंट है, यानी चार्ज डेंसिटी समय के साथ एक कांस्टेंट रफ्तार से चेंज हो रही है। चार्ज डेंसिटी चेंज होने का मतलब है चार्ज के समय के साथ चेंज होना, और चार्ज के समय के साथ चेंज होना क्या कहलाता है? करंट का फ्लो करना। और चार्ज का समय के साथ चेंज होना कांस्टेंट है, यानी करंट कांस्टेंट है, और इस तरह के कांस्टेंट करंट को हम स्टेडी करंट कहते हैं। तो स्टेडी कैसे? बैटरी से बहने वाली आप एक तरह से मान लो करंट है, वो एक स्टेडी करंट है जो कि फ्लक्चुएट नहीं कर रही है। अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है? फ्लक्चुएट करती है। अल्टरनेटिंग करंट फ्लक्चुएटिंग होती है, बट स्टेडी करंट इज स्टिल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लाइक द बैटरी करंट। तो यानी कि एम्पियर का जो लॉ है, जो ये लॉ है, ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस प्रॉब्लम क्या है, इसकी लिमिटेशन इतनी है कि ये लॉ सिर्फ स्टेडी स्टेट कंडीशन को बिलोंग करता है। हालांकि स्टेडी स्टेट के और भी अच्छे मीनिंग है। आई एम अगेन सेइंग कि वी आर जस्ट लिमिटिंग आवर सेल्फ फॉर द बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन। हम नहीं जा रहे हैं बहुत गहराई में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी की। अगर आप में से किसी ने इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन या इस तरह की ब्रांचें ली रखी हैं, तो भविष्य में आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जब पढ़ोगे, देन यू विल गो इनटू द डीप ऑफ ऑल दीज मीनिंग, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ स्टडी करंट, अंडर व्हाट कंडीशन द करंट इज सेड टू बी स्टडी। बट अभी हम कह रहे हैं ये जो है ये एक स्टडी करंट, सॉरी यहाँ पर हम कह देंगे ये एक स्टडी करंट कंडीशन को बिलोंग कर रही है। मैक्सवेल ने कहा ओके आई एम कूल विद इट, स्टडी करंट के बिलोंग कर रही है, नो इश्यू। बट उस समय तक ऑल्टरनेटिंग करंट की भी बात शुरू हो चुकी थी, क्योंकि फैराडे आ चुके थे। तो फैराडे आए थे तो फैराडे के लॉ के ऊपर मोटर्स, ये सब मोटर, फैराडे मोटर, अल्टरनेटिंग करंट, मोटर जनरेटर, ये सब चीजें डेवलप होनी शुरू हो गई थी। तो मैक्सवेल वाज थिंकिंग अबाउट कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज करे, या अगर कोई चार्ज डेंसिटी ऐसी हो जो टाइम के साथ चेंज करे, टाइम के साथ कांस्टेंट ना हो, तो ये इक्वेशन जो एम्पियर की इक्वेशन है इसका क्या होगा? क्या ये चेंज हो जाएगी पूरी की पूरी, या इसमें मॉडिफिकेशन होगा? तो चूंकि ये इक्वेशन गलत नहीं थी, खाली स्टेडी करंट की सीमाओं के अंतर्गत थी, तो मैक्सवेल कहते हैं कि देखो ऐसा है, हम क्या करें, इस इक्वेशन को मॉडिफाई कर देते हैं। कैसे मॉडिफाई करो? उन्होंने कहा कि भाई करंट डेंसिटी में एक और करंट डेंसिटी टर्म जोड़ दो। सिंपल सी बात है, जैसे ये करंट डेंसिटी किसको बिलोंग कर रही है? ये करंट डेंसिटी बिलोंग कर रही है स्टेडी करंट को। तो ये करंट डेंसिटी किसको बिलोंग करेगी? उस करंट को जो कि स्टेडी नहीं है, जो कि टाइम के साथ चेंज हो रही है। तो अगर आपको टाइम के साथ चेंज वाला कोई इफेक्ट लाना है तो जोड़ दो। हमने कहा ठीक है, जोड़ दिया। अब इसकी वैल्यू क्या होगी? कोई बात नहीं, आपको वैल्यू निकालनी है, गणित का सहारा लीजिए। आप इस पे गणित के नियम अप्लाई करिए। गणित इतनी पावरफुल है कि वो खुद भी आपको जेडी की वैल्यू निकाल के दे देगी।
चलिए करके देखते हुए कैसे निकाल के दे देगी। तो आपने इक्वेशन ये की है, तो मैक्सवेल ने क्या किया, मैक्सवेल ने एक जेडी टर्म का उसमें एडिशन कर दिया। जस्ट एक एडिशन करने का मतलब है इसको जोड़ दिया, और ये देखने के लिए कि ये जो एक्स्ट्रा टर्म है ये किसी टाइम वेरिंग कंडीशन के साथ जुड़ी हुई है। तो अब हमारी इक्वेशन मान लो ये 1 हो गई। फिर वही करेंगे, टेक द कंसीडर द dot product, consider the dot product of del on both sides, consider the dot product of on both sides। तो ये जाएगा del dot del cross b is equal to mu naught del dot j plus jd। ये हो गया, ये तो जैसे बताया 0 हो जाएगा, mu naught del dot j प्लस म्यू नॉट डेल डॉट जे डी, ये हो गया। ठीक है, हाँ दोनों तरफ हो गए। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, म्यू नॉट डेल डॉट जे इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट डेल डॉट जे। तो ये जो कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब देखो तो यहाँ जे डी है, यहाँ पर जे डी हो गया, तो ये हो जाएगा डेल डॉट जे डी इज इक्वल टू माइनस है, तो ये डेल डॉट जे की वैल्यू क्या होती है, माइनस डेल रो बाई डेल टी, ये हो जाएगा। तो यानी कि डेल डॉट जे डी इज इक्वल टू डेल रो बाई डेल टी। अब देखो यहाँ पे नया टर्म है, यहाँ डेल है, इधर डेल नहीं है, तो हम कहते हैं बाई मैक्सवेल्स इक्वेशन, मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि फ्री स्पेस की बात नहीं हो रही ना, हम तो कहीं किसी ऐसे मीडियम में जहाँ करंट फ्लो करे उसकी बात कर रहे हैं। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जाएगी डेल डॉट एप्सिलॉन नॉट ई इज इक्वल टू रो, क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास जो वैल्यू आ गई, इसमें रो की वैल्यू उठा करके यहाँ रख देनी है, तो यहाँ लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा डेल डॉट जे डी इज डेल बाई डेल टी डेल एप्सिलॉन ई। अब टी किस पे ऑपरेट करेगा, ई पे ऑपरेट करेगा, तो ये जाएगा डेल डॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल टी इज इक्वल टू डेल डॉट जे टी। अब यहाँ कैंसिल नहीं करेंगे, इनको ऑपरेटर कैंसिल कर दे, हम इक्वेट करेंगे। तो तुलना करने में हमें पता चला कि जेडी जो है उसकी वैल्यू आ गई दिस। अब ये वैल्यू उठा के रख दो, सो इक्वेशन 1 बिकम्स डेल क्रॉस बी म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट, और जेडी की वैल्यू कितनी है, एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल टी। तो इस तरह से आपके पास ये एक टर्म आ जाता है, एंड दिस इज द एडिशनल टर्म इंट्रोड्यूस बाय द मैक्सवेल। और ये जो टर्म होता है, अब इसको हिस्टोरिकली एक इसका नाम दिया गया है डिस्प्लेसमेंट करंट टर्म, क्योंकि उस समय हमारे सामने उस समय की जो फिजिक्स थी, हम लोग बात कर रहे हैं 1850-60 के बीच की बात, आज से करीब 170 साल पुरानी बात हम कर रहे हैं, 170-175 साल पुरानी बात कर रहे हैं। उस समय फिजिक्स की दुनिया में ऐसे कई सारे रूल्स थे जो कि बहुत ही वाजिब से नियम की तरह से देखे जा रहे थे, लेकिन पिछले 170 सालों में वो उनमें से बहुत सारी चीजें अब खत्म हो चुकी हैं, वो सही नहीं थी, ये सिद्ध हो चुका है। जैसे उस जमाने में चार्ज के कॉन्सेप्ट के साथ एटम कॉन्सेप्ट उतना एक्सेप्टेबल नहीं था। उस जमाने में हमारे पास ईथर की थ्योरी थी जो कि कहती थी कि फ्री स्पेस मतलब देयर इज सम काइंड ऑफ मीडियम व्हिच इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ओमनी प्रेजेंट मीडियम ईथर है। तो उन्हें सारी मैकेनिकल, उसमें मैकेनिकल जो न्यूटन का जो मैकेनिकल व्यू था यूनिवर्स को देखने का, वो ज़्यादा हावी था लोगों के ऊपर। वो क्वांटम जैसा, प्रोबेबिलिस्टिक जैसा ऐसा कुछ नहीं बात कर रहे थे। तो उन्हीं मैकेनिकल मॉडल्स में जो न्यूटन से ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, उन्हीं मैकेनिकल मॉडल्स के तहत कुछ ऐसे चार्ज के साथ भी रूल्स थे जिनमें डिस्प्लेसमेंट टर्म जो है वहाँ पर रखा गया। मतलब डिस्प्लेसमेंट वही
न्यूटन की आइडियोलॉजी, मैकेनिक्स की आइडियोलॉजी वाला डिस्प्लेसमेंट है। तो खैर कुछ हिस्टोरिकल रीजंस थे उसके जिसमें हम डिस्प्लेसमेंट करंट को कहते थे। फिलहाल आपको ये समझना है दिस इज द डिस्प्लेसमेंट करंट टर्म एंड दिस इज द रीजन क्यों मैक्सवेल ने इस करेक्शन टर्म को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था। तो ये सीधे तौर पर टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछा जाता है और आपका टू द पॉइंट इस पे आपको आंसर लिखना है। तो आज हमने 3 क्वेश्चन कवर किए। हमने इंटीग्रल डिफरेंशियल फॉर्म के बारे में बात की। एक क्वेश्चन पूछते हैं कि फिजिकल मीनिंग, फिजिकल व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द सेकंड मैक्सवेल्स इक्वेशन, वो हमने बताया। जीरो मैग्नेटिक पोल की बात की। फिर मैक्सवेल्स इक्वेशन फ्री स्पेस, मैक्सवेल्स इक्वेशन कंडक्टर पूछा जाता है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के बारे में पूछा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को आप लिखिए। फिर आपसे पूछते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट टर्म क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, मैक्सवेल ने करेक्शन क्यों किया। ये सारे जो 4-5 हमने आज डिस्कस किए हैं ये सब बड़े क्वेश्चन हैं। ये बड़े क्वेश्चन है और आपसे पूछे जाते हैं और आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से वहां पर लिखना है। ठीक है, अगला जो हमारा पोर्शन होगा उस पोर्शन में हम लोग बात करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, कुछ छोटी मोटी थ्योरी है, कुछ डायग्राम वगैरह बनाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थोड़ा सा बेहतर तरीके से, और देखते हैं क्या छोटा छोटा थोड़ा बहुत जो होगा वो कर लेंगे। सो इन दीज 2 lectures you will get all the important topics of this electromagnetic theory unit. Okay, have a nice day, take care, bye bye.